नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद पढ़ रहे थे और छायावाद के अंतर्गत ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। और जो प्रमुख रूप से हमने पहले तो अपने छायावाद के बारे में पढ़ा था कि छायावाद किस प्रकार से आता है और क्या प्रकृतियाँ रहती है, क्या इसकी विशेषता रहती हैं, ये सारी चीज़ें देखी। और इसके बाद में हमने छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों के बारे में पढ़ा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र यानी कि महेश, और साथ में दुर्गा या फिर शक्ति का रूप में देखा जयशंकर प्रसाद, आपके पंत जी, निराला जी और साथ में महादेवी वर्मा जी को हमने पढ़ा है। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो अन्य जो विविध अपने कवि रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और शुरुआत करते हैं उदय शंकर भट्ट से। उदय शंकर भट्ट का आपके जन्म हुआ 1898 में और मृत्यु हुई 1966 में। रचना देखें तो रचना में तक्षशिला इनकी एक रचना है और ये रचना इनके 1931 ईस्वी में रचित हैं। इसमें अल क्षेत्र के आक्रमण से लेकर कनिष्क तक की विभिन्न जो घटनाएं हैं, इस घटनाओं को तक्षशिला को केंद्र बनाकर प्रस्तुत की गई है। अल क्षेत्र के जो आपके आक्रमण थे, आक्रमण से लेकर और कनिष्क तक की विभिन्न जो घटनाएं थी, तक्षशिला को केंद्र बनाकर प्रस्तुत की गई है उदय शंकर भट्ट की तक्षशिला रचना में। इसमें देखें, फिर अन्य रचनाओं में देखें उदय शंकर भट्ट की तो राका है 1931 की, विसर्जन है 1936 की, मानस है आपके कब की 1935 की, अमृत और विश्व 1939 की, युगदीप 1939 की, यथार्थ और अकेला, चलो रे, विजयपथ 1948, अंतरदर्शन ये 1958 की। ये सारी रचनाएं उदय शंकर भट्ट की हैं। राका, विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ और एकला, अब के अकेला, चलो रे, विजयपथ और अंतरदर्शन की रचनाएं हैं। प्रमुख आपके रचना तक्षशिला रही इनकी है। तो ये थे उदय शंकर आपके भट्ट। और इनके बाद हम बात करते हैं गुरु भक्त सिंह के बारे में। बात करें तो भक्त इनकी रचनाएं देखे, नूरजहां है जो 1935 ईस्वी में 18 सर्गों में विभक्त है, 1935 में लिखी गई नूरजहां इनकी रचना है। विक्रमादित्य इनकी रचना जो 1947 में, जो जिसमें 44 सर्ग हैं, रूप अरूप, क्षिपा आपके और क्षिप्रा, साथ में मेघ गीत और अवंतिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? आपके भक्त की हैं, यानी कि गुरु भक्त सिंह की है। ठीक है। छायावादी युग की अन्य आपकी काव्य धाराएं देखें तो छायावादी युग की अन्य काव्य धारा में, छायावादी युग में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने छायावाद और रेशेवाद की परंपरा से परे हटकर भी लिखकर कार्य किया, आपके लेखन कार्य किया इन्हें हटकर। और छायावादी युग में 3 स्वच्छंद धाराओं को विकास होना और माना जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने छायावाद से हटकर, हर युग में ऐसे होता है कुछ लोग हटकर जो रचनाएं करते हैं, तो उनकी भी क्या 3 श्रेणियां देखी जा सकती है। कौन कौन सी? एक है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा या हालावाद, ये आपके 1933 से लेकर 1936 तक चला। राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा, जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता लिखी गई। और एक था समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा या समेकित काव्यधारा। तो ये 3 प्रमुख अन्य आपके जो स्वच्छंद धाराएं चली, एक व्यक्ति चेतना प्रधान, एक राष्ट्रीय चेतना प्रधान और एक समष्टि चेतना प्रधान। तो सबसे पहले अगर हम व्यक्ति चेतना प्रधान जो 1933 से 1936 के बीच में चला उसके बारे में बात करें तो जब रोमांस या स्वच्छंदावाद की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह समाज की सारी मान्यताओं, शिष्टताओं, औपचारिकताओं से अपना संबंध विच्छेद करती हैं और उन्मुक्त रूप से सुंदरी यौवन गीत गाने लगती हैं। जब रोमांस होता है, जब स्वच्छंदावाद होता है और ये जब अपनी चरम सीमा पर, इसकी प्रवृत्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो वो समाज की सारी मान्यताएं हैं, जो शिष्टताएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उन पर अपना संबंध क्या कर देता है? विच्छेद कर लेता है। और ये विच्छेद करती हुई उन्मुक्त रूप से सूरा है, सुंदरी है, यौवन के गीत गाने लगती हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अगर हम बात करें, इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही आलोचकों के द्वारा हालावाद कहा है, परंतु डॉक्टर गुप्त स्वयं इसे हालावाद नाम देना उचित नहीं मानते और इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहकर पुकारते हैं। तो गणपति चंद्र इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य मानते हैं, हालावाद कहने से इसे बचते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ है और डॉक्टर नगेंद्र इसे व्यक्तिवादी गीति कविता
के नाम से पुकारते हैं। तो व्यक्तिवादी गीति कविता के नाम से नगेंद्र इसे पुकारते हैं और इस धारा की कृतियों का मूल स्वर प्रेम है। तो इस जो की कृतियां हैं इन कृतियों का मूल स्वर क्या है? प्रेम है। इस काव्यधारा की मुख्य जो कवियों की शामिल किया गया है वो इस प्रकार से हैं। हरिवंश बच्चन हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने गए हैं, वो है हरिवंश बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन, भगवती आपके चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, आरसी प्रसाद सिंह, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, हंस कुमार तिवारी, श्रीपाल सिंह, श्रेम और देवराज दिनेश, ये सारे हालावाद के आपके कवि माने गए हैं। लेकिन प्रवर्तक की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन इसके प्रवर्तक माने गए हैं। हरिवंश राय बच्चन की सबसे पहले हम बात करते हैं तो जन्म काल के देखें तो 1907 में इनका जन्म हुआ था और बहुत दीर्घ काल का इनका जीवन रहा। 2003 में इनकी मृत्यु हुई। निश्चित रूप से आप जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इलाहाबाद प्रयाग में इनका जन्म हुआ था और प्रमुख रचनाएं देखें तो खयाम की मधुशाला, क्या है? खयाम की मधुशाला 1935 ईस्वी में लिखी गई। और जो अनुदित रचनाएं अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि हुए थे आपके फिट्जेराल्ड, तो यहाँ पर फिट्जेराल्ड के आपके कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया गया था और ये रचना आपकी खयाम की मधुशाला 1935, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण आपके 1938, एकांत संगीत जो 1939 में है, प्रारंभिक रचना आपके 1943 में, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945 और बंगाल का अकाल 1946 की इनकी रचना है। हलाहल 1946 में, सूत की माला, खादी के फूल जो 1948 में लिखे गए और मिलन यामिनी 1950 और प्रणय पत्रिका 1955, त्रिभंगिमा 1961 में रचित हैं और 4 खेमे 64 खूंटे 1962 ईस्वी की रचना है। आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बुद्ध और नाचघर, जाल समेट और सोम हंस और 1981 के हैं और 2 चट्टाने गद्य रचनाएं जो इनकी सर्वप्रथम, अगर कविता की बात करें तो 13 हार इनकी सर्वप्रथम कविता है। विशेष तथ्य में देखें तो बच्चन जी आपके कुछ रचनाओं को छोड़कर अन्य सभी रचनाओं में यौवन, सौंदर्यता और मस्ती के स्वर की अभिव्यक्ति हुई है। बंगाल का अकाल, सूत की माला और खादी के फूल, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे, तो इन सारी आपकी जो रचनाएं हैं इन रचनाओं को छोड़कर बाकी सारी रचनाओं में यौवन, सौंदर्य, मस्ती के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। लेकिन बंगाल के अकाल, सूत की माला, खादी के फूल, त्रिभंगिमा और 4 खेमे 64 खूंटे इनमें नहीं हुआ है। ये मूलतः आत्मानुभूति के कवि माने गए हैं। इनकी आपके श्रेय रोमांस का कवि भी कहा जाता है। तो श्रेय रोमांस का कवि भी किसे कहे गए हैं? हरिवंश राय बच्चन को। हिंदी साहित्य में इनकी प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई है। तो प्रबंध शिरोमणि की उपाधि श्री हरिवंश राय बच्चन को प्राप्त हुई है। इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। 1932 में इन्होंने अपना प्रारंभिक साहित्य जीवन पायोनियर के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था। तो प्रारंभिक साहित्य जीवन है पायोनियर के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था। आप 1966 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए थे और 2 चट्टाने रचनाओं के लिए 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनको 2 चट्टाने रचना है, इसके लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी का बायरन के नाम से और हालावाद का प्रवर्तक और श्रेय रोमांस का कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। अगली बात करें भगवती चरण वर्मा की। तो भगवती चरण वर्मा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1903 में हुआ, मृत्यु 1981 में हुई के सफ़ीपुर जिला उन्नाव में हुई थी। इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो भगवती चरण वर्मा की रचनाएं मधुकर्ण 1932 में, प्रेम संगीत 1937 में, मानव 1940 में, एक दिन, रंगों से मोह, चित्रलेखा और सविनय और एक नाराज कविता 1984 में। तो मधुकर्ण 1932 की ईस्वी में, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940 ईस्वी में, एक दिन और रंगों से मोह, चित्रलेखा 1934 ईस्वी में, सविनय और एक नाराज कविता। ये सारी रचनाएं किनकी हैं? ये रचनाएं भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं।
इनकी कविता में कई प्रकार की प्रवृत्तियों का संगम देखने को मिलता है। युगबोध, व्यक्तिक सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा के साथ सामाजिक विद्रोह, निम्न वर्ग का पीड़ा बोध, ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों का मिश्रण, कई प्रवृत्तियों का संगम इनकी रचनाओं भगवती चरण वर्मा के मिलता है। मस्ती, आवेश और अहम इनकी कविताओं के केंद्र बिंदु रहे हैं। मस्ती है, आवेश है और अहम है, ये सारे इनकी कविताओं के केंद्र बिंदु माने गए हैं। इनकी मधुकण जो रचना है, माधुर्य ओज से परिपूर्ण रचनाओं का आपकी क्या है, संकलन किया गया, किसमें, मधुकण में। तो मधुकण रचना किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। प्रेम संगीत रचना के सौंदर्य, प्रेम, मिलन, विरह आदि की व्यंजना उन्मुक्त रूप से हुई है। तो प्रेम संगीत इनकी रचना है, इसमें मधुकण और प्रेम संगीत दो रचनाएं याद हुई, और इस रचनाओं में सौंदर्य, प्रेम, मिलन और विरह आदि सारी की व्यंजना का उन्मुक्त रूप से हुई है, किसमें, प्रेम संगीत में। मानव एवं रंगों से मोह रचनाओं में ये स्वच्छंदता से यथार्थ की ओर आते हुए दिखलाई पड़ते हैं। तो मानव और रंगों से मोह, मानव एवं, फिर वही कर दिया, मानव एवं रंगों से मोह जो रचनाओं में से ये आपकी स्वच्छंदता से यथार्थ की आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ आलोचकों ने इन्हें नीतिवादी कवि भी कहा है। तो नीतिवादी कवि भी कुछ आपके आलोचकों ने इन्हें कहा है। मानव संग्रह की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसे प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में है। कौन कौन से, मानव संग्रह की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित हैं और चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसे प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में है। किस संग्रह में, मानव संग्रह में। इनकी आपकी बात करें रचना 1917 ईस्वी से ये आपके प्रताप पत्र में प्रकाशित होने लगी थी। तो 1917 से प्रताप पत्र में प्रकाशित होने लगी थी भगवती चरण वर्मा की। हम दीवानों की यह हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, गीत के लेखक भगवती चरण वर्मा माने गए हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये रचना गीत के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे जो चित्र उपन्यास है, इसके भी आपके 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए। हरिवंश राय बच्चन, भगवती आपके चरण वर्मा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल की। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई। अब ये फतेहपुर उदयपुर के रहने वाले थे। जन्म स्थान किशनपुर आपके इनका गांव था। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो मधुलतिका, क्या नाम है, मधुलिका, मधुलिका, जो 1938 में लिखी गई। फिर है अपराजित, क्या है, अपराजिता, याद रखना ये। फिर किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चुंदर 1944, वर्षांत के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957 ईस्वी। तो ये रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। कौन कौन सी, एक है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह। अंचल मुख्य रूप से आपके प्रेम और रोमांस के कवि हैं। इनके काव्य में सौंदर्य, लालसा, यौन आवेग एवं प्रणयोन्माद आपके अभिव्यक्ति अत्यंत मुक्त रूप से हुई है। नारी सौंदर्य का चित्रण उन्होंने रसिकतापूर्ण दृष्टि से किया है, जिसमें उपभोग की लालसा स्पष्ट रूप से मुखर हुई है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेज एंड रिसर्च जबलपुर में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे थे। इनकी सामाजिक यथार्थ वाली रचनाओं में रूमानी संवेदना की प्रधानता दृष्टिगोचर होती थी, और इनकी पहली रचना माधुरी पत्र 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये हिंदी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, आपके अंचल जी माने गए हैं। माधुरी आपके पहली कविता थी 1935 में, आपके माधुरी पत्र में प्रकाशित हुई थी। जो पहली कविता थी जो माधुरी पत्र में प्रकाशित हुई थी 1935 में, रूमानी संवेदना प्रधान दृष्टिगोचर है, ठीक है, सामाजिक यथार्थ वाली रचनाओं में। ओके, आगे बढ़ते हैं। RC प्रसाद सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई। RC प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखें तो देखिएगा, एक है कलापी, एक है संचयता, जीवन और यौवन, नई दिशा। देखिएगा,
कलापी 1938 में, संचेता 1942 में, जीवन और यौवन 1944 ईस्वी में, नई दिशा 1944 ईस्वी में, आपके पांचजन्य 1945 में, प्रेम गीत 1954 ईस्वी में, फिर है आरण्यक, द्वंद्व समास, चाणक्य शिखा, बदल रही हवा, युद्ध अवश्यंभावी हैं, आस्था का अग्निकुंड। ये सारी आपके आर.सी. प्रसाद सिंह की है। ठीक है, कलापी, संचेता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, प्रेम गीत, आरण्यक, द्वंद्व समास, चाणक्य शिखा, बदल रही हवा, युद्ध अवश्यंभावी है और आस्था का अग्निकुंड। इन्होंने अपनी रचनाओं में नारी को केंद्र बना रखकर रूपाकर्ष, प्रेम, प्रेमजन्य उत्सुकता, निराशा, वेदना आदि इत्यादि का चित्रण किया है। इनकी मैथिली भाषा की काव्य रचना सूर्यमुखी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। मैथिली भाषा की काव्य रचना सूर्यमुखी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नरेंद्र शर्मा, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1990 में हुई, 1989 ईस्वी में हुई। और प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, प्लस वन 1939, सूलफूल, कर्णफूल, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्निशस्त्र, कदलीवन, उत्तरजय, द्रौपदी जो खंड काव्य हैं, प्यासा निर्जर, मिट्टी और फूल, कामिनी 1942, अग्निशस्य 1951 का रचना है किसकी? नरेंद्र आपके शर्मा जी की। तो प्रभात फेरी, प्रवास के गीत, प्लस वन, ये कौन सा था? सूलफूल, कर्णफूल, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्त्र, कदलीवन, उत्तरजय, द्रौपदी, प्यासा निर्जर, मिट्टी और फूल, कामिनी, अग्निशंस्य, ये सारी रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी की है। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हुए सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध आपके विद्रोह का स्वर प्रकट किया। सुमित्रानंद पंत के साथ मिलकर इन्होंने रूपा पत्रिका का संपादन किया। सुमित्रानंद पंत के साथ मिलकर नरेंद्र वर्मा ने रूपा पत्रिका का संपादन किया। उत्तरजय काव्य में स्वयं कवि ने गाथा काव्य कहकर पुकारा। स्वयं कवि ने उत्तरजय काव्य को गाथा काव्य कहकर पुकारा। हंस कुमार तिवारी का जन्म 1918 में हुआ और रिमझिम और अनागत, रिमझिम 1941 की और अनागत 1949 की हंस कुमार तिवारी की ये रचनाएं हैं। हंस कुमार तिवारी, रिमझिम, अनागत। श्रीपाल सिंह सेम 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और जीवन तरी 1953 और नीलम ज्योति संघर्ष 1955 ईस्वी के हैं। तो श्रीपाल सिंह सेम, जीवन तरी, नीलम ज्योति और संघर्ष। देवराज दिनेश 1923 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अंतर्गीत और पुरवैया के नुपुर और अंतर्गीत, ये देवराज दिनेश की रचनाएं हैं। गोपाल सिंह नेपाली 1913 में जन्म, 1963 में इनकी मृत्यु, महज 50 साल का जीवन जिसमें इन्होंने रचनाएं की। पंचमी 1934, उमंग 1934, रागिनी 1935, पंचमी 1942, रिमझिम इनकी भी रचनाएं मिलती है देखने को। नवीन, कल्पना, आंचल, हमारी राष्ट्रवाणी, ये सारी रचनाएं आपके गोपाल सिंह नेपाली की देखने को मिलती हैं। एक बार वापस देखो, पंछी, उमंग, रागिनी, पंचमी, रिमझिम, नवीन और कल्पना, आंचल और हमारी राष्ट्रवाणी, ये गोपाल सिंह नेपाली की रचना। अगली बात करें शंभुनाथ सिंह की, जन्म 1917 ईस्वी में, मृत्यु काल आपके 1991 ईस्वी में हुआ। और प्रमुख रचनाओं में रूप रश्मि, छायालोक, उद्यानचल, दिवालोक और मनवंतर जो प्रगतिवादी काव्य हैं जो शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। रूप रश्मि, छायालोक, उद्यानचल, दिवालोक, मनवंतर। साथ में समय की शिला पर और दर्द जहाँ नीला है समय की शिला, दर्द जहाँ नीला है समय की शिला पर, मनवंतर, दिवालोक, उद्यानचल, छाया लोक, रूप रश्मि, शंभुनाथ सिंह।
आगे बढ़े। अगली बात करें राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा की। छायावादी युग की जिन कविताओं में देश प्रेम, स्वतंत्रता भावना और राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा अथवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों को स्थान दिया गया है जो इस प्रकार से हैं। देखिएगा, जो राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा थी, इस काव्य धारा में राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत राष्ट्रीयता की भावना से लिखी गई रचनाएं मिलती हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता हम कहेंगे इन्हें। इसके प्रमुख रूप से कवियों के बारे में बात करें तो माखनलाल जी चतुर्वेदी जी और रामधारी दिनकर जी, बालकृष्ण वर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मलिंद, सोहनलाल द्विवेदी और सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकी नंदन विभव और महेंद्र चंद्र प्रसाद। आपसे पूछ सकता है कि कौन व्यक्तिवादी कवि थे, कौन राष्ट्रवादी कवि थे, तो ये चीज़ें भी याद रहनी जरूरी है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, रामशरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकी नंदन विभव, महेश चंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। बाबई नाम के गांव जो होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर माखनलाल जी का जन्म हुआ। और रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं देखिएगा, हिम किरीटिनी जो 1943 ईस्वी में लिखी गई, हिम तरंगिणी 1949 में, माता 1951 में और 1956 में समर्पण लिखी गई, 1956 में ही युग चरण लिखी गई, वेणु लो गुंजे धरा 1960 ईस्वी में, मरण ज्वार 1963 में, बिजली काजल आंच रही 1964 ईस्वी में लिखी गई। साथ में 1981 की ध्रुम वलय और साहित्य देवता जो एक गद्य काव्य है ये लिखी गई। प्रसिद्ध कविताओं के बारे में बात करें उससे पहले एक बार वापस रिवीजन करते हैं कि साहित्य देवता धूम्र वलय, बिजली काजल आंच रही, मरण ज्वार, वेणु लो गूंजे धरा, युग चरण, समर्पण, माता, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, ये रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। कविताओं के बारे में बात करें, प्रसिद्ध कवि पुष्प की अभिलाषा जो हमने बहुत बार पढ़ी भी हैं, कैद और कोकिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते, पर्वत की अभिलाषा, ये सारी कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। उपनामों के बारे में बात करें तो एक भारतीय आत्मा, इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। पुष्प की अभिलाषा जो कविता है इसमें लेखक माखनलाल चतुर्वेदी, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये हमने 6th 8th में जब पढ़ते थे तब आपको पता होगा, हमने पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ी होगी और इसमें लिखा हुआ है ना, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, यानी कि एक सुंदर स्त्री के मैं गहनों में गूंथा जाऊं, या फिर चाहा नहीं सम्राटों के शव पर, यानी कि सम्राटों के शव पर गिरूँ, ये भी मेरी चाह नहीं। हे हरि मैं डाला जाऊँ, हे ईश्वर मैं डाला जाऊँ, कहाँ पर मैं डाला जाऊँ, ये भी चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं, और ये भी चाह नहीं है कि देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं, यानी कि इस पे घमंड करूं। मुझे तोड़ देना बनमाली, जो बनमाली हैं बगीचे में रहते हैं वो माली, उनको निवेदन करें मुझे तोड़ लेना और फेंक देना उस पथ पर जिस पर आपके पथ पर कौन, आपके मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, यानी मातृभूमि के रक्षक जो हमारे वीर जवान हैं, वो जवान उस पथ पर जाए, उनके पैरों के नीचे अगर मैं आ सकूं, उनके लिए मैं कुछ सेवा दे सकूं, तो मेरे लिए स्वाभिमान की बात होगी। विशेष तथ्य में देखें, एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने गई प्रभा, कर्मवीर और प्रताप नामक 3 पत्रों का संपादन कार्य किया था। तो प्रभा, कर्मवीर और प्रताप
नामक 3 पत्रों का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। कर्मवीर पत्र था जो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कर्मवीर पत्र को माना जाता है, जिसका संपादन कार्य कौन कर रहे थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी कर रहे थे। हिम तरंगिणी रचना के लिए आपको 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिम तरंगिणी जो रचना है इसके लिए आपको 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए, यह हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है। तो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार ये माना जाता है। और भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आप संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली की 10 खंडों में संकलित है। आपकी जो संपूर्ण साहित्य हैं ये साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली के 10 खंडों में संकलित हैं। अगली बात रामधारी दिनकर की। तो रामधारी दिनकर का जन्म आपकी 1908 ईस्वी में ग्राम सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार राज्य में हुआ। मृत्युकाल 1974 ईस्वी में। और प्रमुख रचनाएं देखें तो प्रणभंग, इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रणभंग, रेणुका, हुंकार। प्रणभंग 1929 में लिखी गई, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी में, सामधेनी 1946 में, कुरुक्षेत्र जो एक महाकाव्य प्रबंध काव्य हैं ये आपके कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में, जिसमें सरदा प्रमुख रूप से आपके सर्ग हमें पढ़ने को मिलता है जो अद्भुत है। यशोधरा है 1946 ईस्वी का। और धूप और धुआं 1951 ईस्वी में। इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952 ईस्वी में प्रबंध काव्य है। नील कुसुम 1954 ईस्वी में। उर्वशी 1961 जिसमें एक खंड काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में। हाहाकार, हारे को हरिनाम 1970। दिल्ली, संस्कृति के 4 अध्याय जो एक गद्य काव्य हैं। और सीपी और संघ, वट पीपल, कलिंग विजय, धूप छां, ये सारी रचनाएं रामधारी दिनकर जी की हैं। और इनका जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया ग्राम, जिला आपके मुंगेर, बिहार में हुआ। 1954 में इनकी मृत्यु हुई। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, यशोधरा, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रश्मि रति, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, हारे के हरिनाम, दिल्ली, संस्कृति के 4 अध्याय, सीपी और संघ, वट पीपल, कलिंग विजय, धूप छां, ये सारी रचनाएं रामधारी दिनकर की है। कुरुक्षेत्र इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है जो एक प्रबंधात्मक महाकाव्य श्रेणी में रखा गया है। रचना को द्वितीय विश्व युद्ध की महाविभीषिका, कौन सा युद्ध है? द्वितीय विश्व युद्ध है, महाविभीषिका से प्रेरित होकर लिखा था। यह रचना मूलतः महाभारत के शांति पर्व के भीष्म युधिष्ठिर संवाद, भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद पर आधारित रचना है। इस रचना में को 7 सर्गों में विभाजित किया है। इस रचना के विश्व के 100 श्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान, विश्व की रचना 100 श्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त हुए हैं। दिनकर के अनुसार साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय का मुखर स्वर कुरुक्षेत्र की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय का मुखर स्वर है जो कुरुक्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में अपनी कलिंग विजय रचना लिखते समय इनके मन में विचार आया, मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। ये कलिंग विजय लिखते समय आया। और उर्वशी इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है। गीति नाट्य श्रेणी में इस रचना को 5 अंकों में विभाजित किया गया है। इस रचना में इनको 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी के लिए। इनकी गद्य काव्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी जो गद्य काव्य रचना है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी सामधेनी रचना में स्वाधीनता के यज्ञ में बलि हो जाने वाली जवानियों का वर्णन किया गया है। सामधेनी जो रचना है, जो धेनी रचना, इसमें स्वाधीनता के यज्ञ में बलि हो जाने वाली जवानियों का वर्णन किया गया है। सामधेनी समावेद की उस ऋचा का नाम है जो यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करते समय पढ़ी जाती है। तो सामधेनी रचना स्वाधीनता के यज्ञ बलि हो जाने वाले जवानियों का वर्णन है, याद रखना है आपको। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको 1959 में साहित्य पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी है जो एक गीति नाट्य है और 5 अंकों में विभाजित है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। दूसरी प्रसिद्ध रचना है रामधारी दिनकर जी की
इनकी आपके रश्मि रथी जो रचना है, कर्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो कर्ण के चरित्र का वर्णन रश्मि रथी में किया गया है। हिंदी साहित्य जगत में द्वितीय राष्ट्रीय कवि और अनल कवि के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। द्वितीय राष्ट्रीय कवि और अनल कवि के नाम से पुकारा जाता है इनको, रामधारी दिनकर जी को। राष्ट्रीय जागरण और आपके भारतीय संस्कृति का कवि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय जागरण एवं भारतीय संस्कृति का कवि भी कहा जाता है किन्हें? रामधारी दिनकर जी को राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का कवि। नामवर सिंह ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे और इनको समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनको समय सूर्य तथा अधैर्य कवि भी कहा जाता है। तो समय सूर्य और अधैर्य कवि भी कहा जाता है इनको। नामवर सिंह ने इनके क्या कहा? दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। हम बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की, तो जिनका जन्म 1897 में विश्व मृत्यु 1960 में हुई थी। और इनकी रचनाएं देखें 1936 की कुमकुम इनकी रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा आपके नवीन की रश्मि रेखा 1951 की रचना है। और साथ में अपलक इनकी रचना है। कौन सी? अपलक आपकी इनकी रचना है 1951 ईस्वी की। अपलक 1951 की रचना है। क्वाली 1952 ईस्वी की रचना है। और साथ में विनोबा स्तवन है जो इनकी 1955 ईस्वी की रचना है, विनोबा स्तवन। और उर्मिला 1957 की हम विषय पाई जन्म के। और सृजन के ललकारे विप्लव गायन 1933 ईस्वी की रचना है। अपलक, वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम विषय पाई जन्म के, सृजन के ललकारे, विप्लव गायन 1933 ईस्वी, कुमकुम 1936 ईस्वी, रश्मि रेखा 1951 ईस्वी, ये सारी रचनाएं हैं। विशेष तथ्यों के बारे में बात करें, इनकी राष्ट्रीय पर कविताओं में क्रांति का अत्यंत तीखा स्वर प्राप्त होता है। कहीं कहीं तो ये प्रलय का तक का आह्वान करने लगते हैं। और कभी कुछ इस प्रकार से कहते हैं, ये था, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जब जाए, भस्मसात भूदर हो जाए। ऐसी बातें राष्ट्रीयता की कविता उसे क्रांति का अत्यधिक तीखा स्वर प्राप्त होता है और कहीं कि ये प्रलय का आह्वान करने लगते हैं। अपनी रचनाओं में इन्होंने स्वयं को विषय पाई और अनिकेतन कहकर पुकारा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अपने समकालीन के जो कवि हैं उनको व्यक्ति तो सबसे अधिक जुझारू और संघर्ष आपके में माना जाता है। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ माने गए हैं, राइट हैंड कहते हैं ना, वो प्रताप के जो संपादक रहे गणेश शंकर विद्यार्थी उसके माने जाते हैं। राष्ट्रीय परक कविताओं के अलावा थकान के समय वे प्रणय गीत भी लिखा करते थे और ऐसे लोग के में भी झांक लेते थे। इन्होंने कानपुर में प्रकाशित प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। प्रभा नामक कौन सी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था? ठीक है, तो इस कक्षा में मैं इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे और कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, यानी कि छायावाद है, इसको कंप्लीट करने की। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।